and focus and lock brightness. Listen carefully. Today we will. Yesterday we derived one law, and the law was called Joule's law of heating effect of electric current. And it says, उसका statement लिखवा दूँ? Yes, sir. The quantity of heat H. The statement of Joule's law of heating effect of electric current ये आता है 2 marks के लिए. The quantity of heat H generated in a conductor. पहली बात generated word लिख ही नहीं सकते. Generated का मतलब होता है created और heat energy created possible ही नहीं है. Energy can neither be created nor be destroyed. नहीं बोलती थी. The quantity of heat generated in a conductor of resistance R. सर ये जूल लॉ है. When हाँ ये Joule's law of heating effect of electric current है. क्योंकि जूल के दूसरे लॉस भी है फिजिक्स में, इसलिए इस लॉ को बोलते हैं जूल का वो वाला लॉ जो बोलता है कि करंट फ्लो होने से हीट बनती है, वो वाला लॉ. द क्वांटिटी ऑफ हीट और ब्रैकेट्स में H. द क्वांटिटी ऑफ हीट H generated in a conductor of resistance R when a current I flows through a conductor or the conductor flows through the conductor for time t is directly proportional to पहला स्क्वायर ऑफ द करंट. अभी लॉ ही इतना लंबा है कि 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, अदरवाइज दूसरे लॉस जो है 1-1 मार्क वाले है ज्यादातर. स्क्वायर ऑफ द करंट. नंबर 2 रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. And number 3, the time for which the current flows. This is the statement of Joule's law of heating effect of electric current. The quantity of heat H. हम कौन कौन से टर्म्स ला रहे बराबर अपने फॉर्मूला में, नाम में, जो हमारे लिए काम के हैं. मैथमेटिकली यू कैन राइट H is directly proportional to I square RT. Heat is directly proportional to square of the current when resistance and time are constant. Heat is directly proportional to resistance when current and time are constant. Heat is directly proportional to time when current and resistance are constant. तो हीट का लॉ ये है. आप अगर ये वाला याद रख लिए तो इसको शब्दों में लपेटना आसान है. हीट प्रोड्यूस्ड इन अ मेटेलिक कंडक्टर व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर टाइम t is directly proportional to square of current, resistance R of the conductor and the time for which the current flows. तो जूल ने बताया कितनी हीट बनेगी मेटेलिक वायर में, वो डिपेंड करता है बोले स्क्वायर ऑफ द करंट. करंट को 2 टाइम्स बढ़ा दोगे तो हीट कितने टाइम्स बढ़ जाएंगे? 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर है ना. याद करो ग्रेविटेशन में भी न्यूटन के F was inversely proportional to R square. अगर दो चीजों के बीच का डिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4 टाइम्स कम हो जाता था. वैसे तो करंट 2 टाइम्स बढ़ जाएगा तो हीट 4 टाइम्स बढ़ जाएगी. करंट 3 टाइम्स बढ़ेगा तो हीट 9 टाइम्स बढ़ जाएगी. स्क्वायर. करंट 4 टाइम्स बढ़ेगा तो हीट 16 टाइम्स ज्यादा बढ़ेगी. और रेजिस्टेंस 2 टाइम्स बढ़ेगा तो हीट भी 2 टाइम्स बढ़ेगी. रेजिस्टेंस 5 टाइम्स बढ़ेगा तो हीट भी 5 टाइम्स बढ़ेगी, क्योंकि स्क्वायर है उसका पावर 1 है. और टाइम, जितने ज्यादा टाइम के लिए करंट चालू रखेंगे उतनी ज्यादा हीट बनेगी. ऐसी बात है. बिटाओ
और धीरे धीरे लिखते आप लोग। ये एग्जाम में देख देख के लिखने की तो प्रैक्टिस रहती है। बाजू वाले का जैसे पेपर हो अपना भी हो जाना चाहिए। ऊपर का भी डालो तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो पर्सन। अच्छा, सी H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी और इसका यूनिट क्या रहेगा? जूल। लेकिन हीट को एक और यूनिट में भी गिना जाता है कहीं, कैलोरीज में। यस करेक्ट, वेरी गुड। हीट को कैलोरीज में। और अगर कभी कभी हमको क्वेश्चन पूछने वालों ने कहा कि कैलोरीज में आंसर फाइंड करके बताओ, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.18 कैलोरीज। ऐसा क्यों हो गया? 4.18 कहां से आ गया बीच में? तो क्योंकि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। जिस तरह आप बचपन में पढ़ते थे 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम, 1 न्यूटन यानी 1,00,000 डायन, 1 जूल यानी 10⁻7 अर्थ्स। हाँ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, है ना? वैसे 1 कैलोरी यानी 4.186 जूल होता है। वो 6 नहीं लिखते ना हम, हमारी टेक्स्ट बुक इतना ही लिखो बोलती। इसलिए जब कैलोरी में आंसर लाना हो तो 4.18 से डिवाइड करना है। अब इसके बेसिस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। दिस इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या पहले इसके एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं कि ये जूल्स लॉ कहां कहां काम में आता है। तो पहला, ये काम में आता है फिलामेंट बल्ब में। थोड़े क्यू रीजंस पढ़ लेंगे। फिलामेंट बल्ब समझते हैं आपको? पुराने जमाने में ऐसा एक बल्ब आता था, आजकल भी मिलता है मार्केट में, बट चलता नहीं है ज्यादा। हाँ, कौन सा? जॉनसन। सूर्या का देखा मैंने, फिलिप्स का भी आता है, सूर्या का भी आता है, और भी कंपनीज का आता होगा। तो ऐसा तार वाला बल्ब रहता है। इस तार वाले बल्ब में इतना बारीक तार यूज करते हैं वो लोग कि कभी कभी पिघल के टूट ही जाता है वो। लेकिन वो इतना बारीक तार क्यों यूज करते? टूट सकता है तो टूट जाता, धक्का बुक्की लग गई तो। हीट ज्यादा बनना चाहिए। बारीक तार से हीट ज्यादा बनती क्या? क्यों? हाँ, वेरी गुड। You have studied in the 9th standard chapter number 3 current electricity that resistance of a metallic conductor is inversely proportional to its area of cross section. Area of cross section is thickness, diameter समझो indirectly। तो जो वायर जितना बारीक रहता है तो बारीक वायर में से इलेक्ट्रॉन को भागने में तकलीफ होती है ना? ये जूल को कैसे पता चल रहा? ये के करंट भागने से, रेजिस्टेंस आने से हीट बनती है वायर में। क्योंकि जब किसी इलेक्ट्रिकल वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स में कौन सी एनर्जी रहती है? काइनेटिक एनर्जी, है ना? जैसे हम यहाँ से बटन चालू करते हैं, लाइट चालू हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के कैसे गए? जल्दी से गए। मतलब उनमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन बारीक वायर आ जाता है जैसे ही, तो बारीक वायर में से भागने को जगह ही नहीं मिलती अच्छे से। टक्कर होती है दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की। इतनी पतली सी गली में से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भागना चाहते हैं तो उनकी आपस में टक्कर होती है। तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कम हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि जब एक एनर्जी कम हो जाती है तो दूसरी एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो उसके बदले हीट एनर्जी बढ़ जाती है। अगर मेरे हाथ एकदम चिकने रहेंगे, दोनों भी हाथ, है ना, दोनों हाथ में मैंने ऑयल लगा लिया और ऐसा रब कर रहा, तो मेरे हाथों में फ्रिक्शन नहीं होगा, रुकावट नहीं रहेंगी, तो मेरे हाथ गर्म भी ज्यादा नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे हाथ रफ है और मैं इनको घिस रहा हूं तो मेरे हाथ में फ्रिक्शन हो रहा है, और रफनेस के कारण उतना काइनेटिक एनर्जी से नहीं घिस पा रहा हूं जितना घिसना चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी में रुकावट आ रही, तो काइनेटिक एनर्जी का कुछ पोर्शन, कुछ भाग
हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो यहाँ भी सम पार्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, क्योंकि बारीक वायर में से जा रहे तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, काइनेटिक कम होगी तो हीट एनर्जी बढ़ जाती है। मीनिंग समझ गए? कोई और एनर्जी बढ़ ही नहीं सकती, पोटेंशियल बढ़ ही नहीं सकती। पोटेंशियल तो अगर वो एक जगह रुक जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है ना। और क्यों नहीं रुकता? क्योंकि पीछे से दूसरे इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, करंट आ रहा, रुक नहीं सकते बीच में। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और कोई एनर्जी में बन नहीं सकती, सिर्फ हीट या लाइट ही बन सकती है, हीट और लाइट, तो वही बन जाती है। मीनिंग समझ गए? इसीलिए फिलामेंट का तार बहुत बारीक होता है, लेकिन एकदम बारीक रहेगा तो पिघल के टूट जाएगा। तो इसीलिए अपनी टेक्स्ट बुक पूछती है कि फिलामेंट बल्ब का जो फिलामेंट है, तार है, ये टंगस्टन का क्यों बना होता है? 2 मार्क्स का था, क्यों रीजन? टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज करते हैं? ये जो तार है यहाँ पर बारीक वाला, ये टंगस्टन वाला फिलामेंट क्यों यूज करते हैं? कोई और मेटल का क्यों नहीं यूज करते? एल्यूमिनियम वायर क्यों नहीं यूज कर लेते? क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो जैसे करंट जाएगा, थोड़ी सी हीट बनेगी, पिघल के टूट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज होना इन इंग्लिश में क्या होता है? मेल्ट होना। तो मेल्ट हो जाएगा, पिघलना, तो पिघल के टूट जाएगा। मीनिंग समझ गए? इसलिए हमको ऐसा मेटल चाहिए, ऐसा वायर चाहिए जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो, क्योंकि जब इसमें से करंट फ्लो होता है ना, ये वायर बल्ब में से, तो हीट बनती है, इसमें हीट के कारण लाइट बनता है। तो कितनी हीट बनती है बल्ब के अंदर में? तो नियरली 3400 डिग्री सेल्सियस, 3400 डिग्री सेल्सियस लगभग इतनी हीट बनती है। और व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन? अपनी टेक्स्ट बुक के अनुसार 3420 डिग्री सेल्सियस। अगर 20 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर इसका बढ़ गया, कोराडी से ज्यादा ही करंट आ गया कभी गलती से, और ज्यादा ही करंट आके ज्यादा ही हीट बन गई और टेम्परेचर ज्यादा ही बढ़ गया, 3420 हो गया, तो ये पिघल जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहने से पिघलने से बच जाता है, नहीं पिघलता। एंड ऑफ ऑल द मेटल्स, टंगस्टन हैज अ वेरी 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 हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए हम टंगस्टन फिलामेंट यूज करते हैं। तो एग्जाम में लिख पाएंगे क्या आप इसको शब्दों में लपेट के? रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से बना के लिखना। तो क्या लिखेंगे हम? Why is a filament bulb used in? Why is a tungsten filament used in a filament bulb? तो आंसर क्या लिखेंगे? When electric current flows through the thin filament of the bulb, according to Joule's law, a large amount of heat is produced inside the bulb. बहुत सारी हीट बनती है, and due to this, the filament, the wire, the filament may melt, and we do not want it to melt. Therefore, we use tungsten because its melting point is very high, 3420 डिग्री सेल्सियस। अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो पुरानी टेक्स्ट बुक थी, जो 2012 से लेकर 2017 तक चली, 5 साल, उस बुक में भी यही क्वेश्चन था। लेकिन उसमें दिया था कि बल्ब के अंदर टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा दिया था। समझ गए? तो 2012 से 2017 तक बुक में ये पढ़ाया गया कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा लिखा था। समझ में आया क्या? हाँ। और अब वाली जो बुक है उसमें क्या लिखा है? 3420 डिग्री सेल्सियस। बात समझ गए? और आज भी ये टॉपिक 10 सीबीएसई में भी है, और ये रिजल्ट 10 सीबीएसई को भी आता है। तो उनकी बुक में दिया है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है। तो हम अपनी बुक में जो दिया है वही वाला लिखेंगे, हमको अलाउड नहीं है अपने मन से दूसरा लिखने का। टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही लिखना है। हो सकता है वो वाला जो टंगस्टन है वो अच्छे जगह से नहीं खोद के निकाले होंगे, या दूसरे वैरायटी का टंगस्टन हाई क्वालिटी वाला होगा, जो भी होगा। ये लिखना है हमको।
अपनी बुक में यही दिया है। रियल वाली कौन सी है? वो मुझे 3380 वाले पर ज्यादा विश्वास हो रहा है। अब वो गूगल वगैरह में चेक करना पड़ेगा। तो उसी ये लिखेंगे हम आंसर में। अच्छा, इसी टॉपिक पर और एक रीजन पूछा जाता है क्या? अ फ्यूज वायर मस्ट हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। नवनीत डाइजेस्ट में गिव रीजन ये भी पूछा है कि यानी नवनीत डाइजेस्ट में पूछा है। क्यों पूछा है? क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है क्वेश्चन इसलिए। आप बोलोगे हमेशा नवनीत डाइजेस्ट का नाम लेते सर के आसमान से आई वो। फ्यूज वायर जो है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। आपको पता है फ्यूज वायर क्या होता है? एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि आज ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ मैं। नहीं तो मैं क्या करता था, इधर उधर से वो फ्यूज वायर घर से उठा के लेके आता था थोड़े दिखाने समझाने के लिए। तो अगर आप आपके पापा को पूछोगे घर जाके कि पापा वो जहां मीटर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, उसके बाजू में एक बॉक्स जैसा रहता है, उसका ढक्कन खोल के उसमें देखो तो चाइना क्ले चीनी मिट्टी का व्हाइट कलर का ऐसा बना रहता है रेक्टेंगुलर कुछ तो भी, और उसको ऐसा साइड से हाथ पकड़ के खींच के निकालते हैं और उसको सामने से फ्रंट व्यू देखते हैं अगर, तो उसमें यहाँ मेटल के दो ऐसे दांत होते हैं और ऐसे दो दांत होते हैं, उनके बीच में एक तार लगा रहता है ऐसा बारीक सा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा बारीक सा तार रहता है वायर। ये दांत और इधर का दांत है ना, ये दांत और ये दांत के बीच में एक वायर जोड़ देना पड़ता है। पावर हाउस से जो करंट आ रहा है वो यहाँ आएगा, फ्यूज वायर में आएगा। फिर ये फ्यूज वायर कनेक्शन रास्ता जो होता है, और ये वाला वायर जो है ये अपने घर के टीवी, फ्रिज, कूलर जगह जगह जाएगा। ये टीवी में आ गया समझो वायर, ये टीवी में आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वायर जोड़ दिया ऐसा। वो जी टीवी पे पता ही नहीं चलता, कभी चालू करो तो बोलते आप देख रहे हो जी टीवी, उनको कैसे पता चल जाता अपन टीवी देख रहे हैं। अच्छा सुनो, तो कोराडी से करंट आता है, ये फ्यूज वायर में से करंट आता है और टीवी में जाता है। लेकिन कोराडी से कभी कभी गलती से ज्यादा करंट आ जाता, गलती से, तो ज्यादा करंट आ गया तो ज्यादा करंट आएगा टीवी में और टीवी के वायर जल जाएंगे। और आजकल बहुत महंगी महंगी टीवी खरीद रहे लोग, 4K टीवी और क्या क्या आ रही बड़ी बड़ी टीवी, तो इतना नुकसान हो जाएगा। तो क्या करती है, फ्यूज वायर रहता है, अगर ज्यादा करंट आया तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, जूल बना ला, है ना। तो ज्यादा करंट आया तो हीट भी बहुत बनेगी, हीट बनेगी तो ये वायर पिघल के जल के टूट जाएगा, और वायर जल के टूट जाएगा तो करंट आगे आएगा नहीं और टीवी बच जाएगी। और ये वायर कितने का आता, 10 रुपए का 10 मीटर का बंडल आता वायर का, यानी 10 रुपए का वायर कम से कम आपको 5 साल चल जाता है ये वायर। हाँ ये भी अच्छी बात है, कौन से मेटल का वायर रहता है जो इतना जल्दी पिघल जाता, तो वो एक मेटल का नहीं रहता, वो एलॉय का रहता, वो बना रहता लीड एंड टिन मिला के, लीड प्लस टिन दोनों का शायद मुझे अच्छे से याद नहीं, लीड प्लस टिन दो मेटल्स को पिघला देते, दोनों को मिला के जूस बना देते और सुखा के वायर बना देते दोनों सेवई की तरह, तो वायर बन जाता और वो वायर फिर ये जोड़ देता है दोनों को। अगर कोराडी से ज्यादा करंट आ गया, आपने नागपुर पावर हाउस से ज्यादा करंट आ गया तो हीट ज्यादा बन जाती है और ये पिघल के टूट जाता, और टूट जाता तो आगे की महंगी वाली चीजें बच जाती है। इसीलिए आजकल टीवी वाले खुद अलग से टीवी में भी फ्यूज दे रहे, उनको लगता है किसी के घर में फ्यूज वायर लगाए नहीं होंगे, अनपढ़ लोग होंगे, तो इधर फ्यूज वायर वो अलग से दे देते टीवी में भी कि यहाँ का फ्यूज वायर जल जाएगा लेकिन टीवी को नुकसान नहीं होगा। फ्रिज में भी होता है, एसी में भी होता है फ्यूज, महंगी महंगी चीजों में लगाते हैं वो, क्योंकि महंगी चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, सस्ती होगी तो ला सकते डबल से। समझ में आ गया? और कहाँ यूज होता है ये? वैसे तो बहुत सारे हैं, हेयर ड्रायर में भी यूज होता है क्योंकि उसमें भी तार गर्म आता है ना, लेकिन हम आंसर में हेयर ड्रायर नहीं लिख सकते, क्यों? टेक्स्ट बुक में उसका नाम नहीं आया। हम हेयर स्ट्रेटनर, क्रिम्पलर क्या क्या होता है वो नहीं लिख सकते क्योंकि हमारे बुक में वो नाम नहीं आया। हमारे बुक में क्या नाम आया है तो देखो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो टेक्स्ट बुक में वो कॉइल दिख रहा आपको, हीटर कॉइल,
नंबर 3 यहाँ लिखता हूं मैं, हीटिंग कॉइल। वो हीटर का कॉइल दिख रहा है आपको, खाना पकाते हैं। गांव खेड़ा जो होता है ना, वहां के लोग क्या करते हैं, अच्छा वाला हीटर लेके आते 700-800 रुपए का, और जो इलेक्ट्रिक के तार जा रहे वायर्स गवर्नमेंट के, उसके ऊपर चोरी वाला वायर अटका देते ऐसा, और उससे इलेक्ट्रिसिटी चोरी करके खूब हीटर जलाते बढ़िया, और खाना पकाते, पानी गर्म करते, सब कुछ। बिल नहीं आता उनको, लेकिन जिस दिन चोरी पकड़ी जाती है बहुत बड़ा बिल आ जाता है ना, तो वो फिर हिल जाते एकदम। तो हीटिंग कॉइल दिख रहा है बुक में पिक्चर, एक सिगड़ी है, उसमें तार 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 है ऐसे गोल गोल, दिख रहा है ना? हाँ, उसमें यूज करते हैं। और टोस्ट और क्या में यूज होता है, टोस्टर वगैरह में, लेकिन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखो क्या में यूज करते हैं। इक्विपमेंट सच एज वाटर बॉइलर। अच्छा, एक वो पानी का भी आता है, एक डुबाने वाला, ऐसा रहता, और फिर ऐसे वो उसके गोल गोल इमर्शन कॉइल, रॉड, हीटिंग रॉड, पानी में डुबाने की। इसमें भी, और गीजर में यही रॉड रहती है, लेकिन वो दूसरे शेप की ऐसी और हमेशा लगी रहती है वो, तो गीजर में यूज होता है ये। जो नाम टेक्स्ट बुक में आए हम बस वही लिख सकते हैं, उसके अलावा दूसरा लिखना अलाउड नहीं है। हालांकि वो करेक्ट भी रहेंगे, लेकिन अलाउड नहीं है। साउथ इंडिया में अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक में रहो क्या मत रहो, वहाँ अलाउड है। वहाँ किसी ने हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर लिख दिया तो उनको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन साउथ का सिलेबस बड़ी बुक है, क्या है जो भी। इलेक्ट्रिक कुकर, यानी मैंने उसमें हीटिंग कॉइल लिखा, इलेक्ट्रिक कुकर, और क्या लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक बल्ब। बस इतने ही नाम दिए हैं। तो और टंगस्टन को बल्ब में यूज करते हैं, ये भी आप समझ गए। हाँ, बस इतने ही दिए। हालांकि आजकल जो माइक्रो सर्जरी हो रही है, छोटे छोटे ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें प्लेटिनम का एक बारीक सा तार रहता, वायर, और उसमें करंट आता है। तो करंट आने से वो वायर गर्म हो जाता, और किसी का समझो पेट काटना है, ऑपरेशन करना है, तो बारीक से तार से क्या करते, बारीक सा तार उसके पेट में से ऐसा घुमा देते, तो अपने आप स्किन कट जाती। पहले क्या होता था, चाकू छुरी और वो सब रखते थे तैयार, तो अब नहीं रहते वो सब, डर जाते लोग। तार देख के किसी को समझ में ही नहीं आता क्या के लिए, है ना। चाकू छुरी से पेशेंट पहले डर जाता है, बोलता है पहले बली तो नहीं है। तो डॉक्टर का ऑपरेशन रहा तो कोई बोल सकता ना, पहली बली समझ के स्वीकार कर लेना पहला ऑपरेशन है लाइफ का। मजाक कर रहा हूँ। तो ये समझना एप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं चाहूं तो इसके ऊपर एक गर्म क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता, लेकिन इसका आंसर वही लोग दे पाएंगे जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, और मुझे लगता है कि नहीं पढ़े होंगे आप लोग। एक गर्म क्वेश्चन है जो नवनीत डाइजेस्ट में दिया है, हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। लिख देता हूँ क्वेश्चन, है ना। These are two wires। यहाँ पर एक बल्ब लगा है, और बल्ब में एक तार है, और उस तार का रेजिस्टेंस है R1, और इधर भी पैरेलल में लगो क्या, एक ये बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। दोनों बल्ब्स, इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है इसके कॉइल का R2, एंड लेट अस से R1 इज ग्रेटर देन R2। बोथ द बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये है बैटरी, और ये है स्विच ऑन, और ये कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, पारंपरिक दिशा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हुई। ये है एमीटर, उसका प्लस बैटरी के प्लस से हमेशा जुड़ना चाहिए, और बैटरी का माइनस आके एमीटर के माइनस से जुड़ना चाहिए, वरना आधा मार्क चला जाता। हाँ, आता सांगा कि दोनों को यहाँ से करंट मिल रहा है, R1 में से भी करंट फ्लो हुआ, फिर R2 में से करंट फ्लो हुआ। विच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर? कौन सा बल्ब ज्यादा उजाला देगा, R1 या R2, और क्यों? रेजिस्टेंस ज्यादा है तो, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट एनर्जी
लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम नहीं हो सकता क्या? क्या रेजिस्टेंस और करंट में उल्टा रिलेशन रहता है? जिस वायर में रेजिस्टेंस रुकावट ज्यादा रहती है उसमें करंट कम फ्लो होता, और जिस वायर में रेजिस्टेंस कम रहता उसमें करंट ज्यादा फ्लो हो जाता। ऐसा तो नहीं होता? लेकिन R1 का रेजिस्टेंस ज्यादा है और R2 का रेजिस्टेंस कम है। अब R2 आंसर बोल रहे थे। हम हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में ट्रू फॉल्स में हम लोग बचपन में करते थे सर। ट्रू, टीचर बोलते थे ट्रू, हम बोलते नो मैम फॉल्स। तो H is equal to I square RT. Heat is directly proportional to square of the current. और ये दोनों बल्ब में कौन से बल्ब में ज्यादा करंट जा रहा है? वेरी गुड, दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है। क्यों? क्या करंट के पास कोई और रास्ता है जाने के लिए? ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 100 एम्पियर या यहाँ से यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया। रियल लाइफ में 2 एम्पियर ही रहता है। मरने के लिए करंट का झटका लगने के लिए 2-2.5 एम्पियर में झटका लग जाता है। हाँ, मैं तो आपसे ये भी पूछने वाला था कि किसी किसी को करंट का झटका लगता है तो चिपक क्यों जाते है ना, फिर डंडा मारते तो चिपक क्यों जाते? क्योंकि जब वो करंट आता है ना तो अपने बॉडी में जो न्यूरॉन्स है उनमें का करंट रुक जाता। मैंने ट्रेन में देखा, जब बड़ी राजधानी एक्सप्रेस आती ना तो पैसेंजर ट्रेन सस्ती टिकट वाली को साइड में खड़ी रख देते। तू अभी ये पटरी पे मत चल बोलते, पहले बड़ी गाड़ी जाने दे, फिर रेलवे पटरी खाली होगी फिर उस पर तू जाना बोलते। सस्ती टिकट वालों को पहले महंगी टिकट वाली बड़ी गाड़ी को जाने दो। तो जब ये बड़ा करंट हमारी बॉडी में आ रहा है तो हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिकल करंट्स फ्लो होते हैं, नर्व इम्पल्सेस, न्यूरॉन में बारीक बारीक करंट, वो करंट रुक जाता है और करंट फ्लो नहीं हो रहा था, हमारी बॉडी चलती नहीं। हमारी बॉडी तो करंट से ही चल रही ना, इलेक्ट्रिसिटी है, बुद्धि लग रही मतलब करंट लग रहा है, कान में आवाज आ रही, टेस्ट सब चीज करंट है। अच्छा सुनो, यहां से आया पॉजिटिव से 2 एम्पियर करंट। अब करंट यहाँ ऊपर कितना गया? 2 एम्पियर। और यहाँ से आया और इसमें कितना? 1 एम्पियर जाएगा क्या? 1 एम्पियर कहीं भाग जाएगा कि इधर से इधर से? नहीं, रास्ता ही नहीं है। तो इसमें भी 2 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 2, तो दोनों में करंट कैसा है? सेम। अच्छा, इसमें 10 मिनट के लिए करंट फ्लो होगा और इसमें 5 मिनट के लिए होगा, ऐसा हो सकता है? नहीं, जब इसमें 10 मिनट जा रहा है तो आगे भी 10 मिनट जाने पड़ेगा ना, तो दोनों में टाइम सेम है। अब बचा क्या? रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है इसलिए हीट इसमें ज्यादा बनेगी, हीट ज्यादा बनेगी तो लाइट भी इसमें ज्यादा बनेगा। लाइट ज्यादा है, ज्यादा डंडी, और लाइट का मैंने 1 2 3 कम डंडी, समझ गए? तो डंडी कम बनाएंगे हम तो समझ जाते। मैं कोई क्लास में क्या करता था, इसी डंडी ज्यादा बना देता था इधर का, और फिर पूछता था आंसर। बहुत से लोग का ध्यान ही नहीं रहता था, और कोई ध्यान देखे होते तो सर ये ज्यादा चमकेगा। मैं बोलता क्यों? तो सर ज्यादा डंडी दिखी उजाली क्योंकि नजर भी तेज होना चाहिए ना। हाँ, हाँ, टाइम ज्यादा। अच्छा, आप बोल रहे कि टाइम ज्यादा लगेगा अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ टाइम पर ही डिपेंड नहीं करता ना। इलेक्ट्रिक करंट इज चार्ज अपॉन टाइम लिखते, और 9th में ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम लिखते। यानी यहाँ धीरे धीरे अगर जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जाएंगे। धीरे धीरे अगर जा रहे इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा पॉपुलेशन जाएंगे। जैसे अभी ऊपर की क्लास में चढ़ना है तो 5 स्टूडेंट दौड़ दौड़ के चढ़ गए, नहीं 6 स्टूडेंट्स दौड़ दौड़ के चल गए। तो मैम ने क्या किया? डांट दिया, बोले 6 स्टूडेंट दौड़ दौड़ के नहीं जाना, अगले 6 स्टूडेंट्स अब कोई दौड़ के नहीं जाएगा, है ना। तो पहले 6 दौड़ते हुए चले गए, अब क्या करेंगे? 12 स्टूडेंट जाएंगे और धीरे धीरे पैदल पैदल। क्या हुआ? वही बात हो गई, टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन ऊपर 12 पहुंच जाएंगे। अब मीनिंग समझे? Yes, sir. Electric current is directly proportional to the number of charges. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा भागेंगे ना उधर। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है ना, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा भागेंगे ना, धीरे धीरे जाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन ज्यादा आगे बढ़ेगी जल्दी जल्दी। और फास्ट भागेंगे तो एक एक करके जाएंगे धीरे फास्ट में, और धीरे धीरे जाएंगे तो बल्क में जाएंगे, ज्यादा ज्यादा गुच्छा गुच्छा बन के, प्लस माइनस वही इफेक्ट हो जाएगा और करंट विल रिमेन द सेम। हाँ, और ये क्यू रीजन आपको 9th में भी था और 10th में भी है।
समझा किसी को? Yes, sir. ठीक है, अच्छी बात है, समझा तो। अब मैं आपसे क्या पूछूं? हाँ, अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट कैसे निकालते हैं। पहले इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए ना, जूल वाले। तो सिलेक्ट में सी, इसके बेसिस पर शायद एक क्वेश्चन दिया है बुक में, एक दिया है। मैं तो बहुत सारे करवाता था पहले, लेकिन स्टूडेंट बोलते शायद टेक्स्ट बुक में जितना दिया बस नहीं करो बोलते। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का ए, क्वेश्चन 12 का ए, और टेक्स्ट बुक पेज नंबर है 61, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो ये है ना क्वेश्चन नंबर 12 का ए। क्वेश्चन क्या है? हीट एनर्जी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट एट द रेट ऑफ 100 वॉट। अरे ये नहीं कर सकते, ये तो पावर वाला क्वेश्चन है, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं। इसके बेसिस पर टेक्स्ट बुक में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है। आप कहो तो किसी ने डाइजेस्ट लाए होंगे ना मी, तो उससे एक्स्ट्रा करवा देता, या तो फिर घर का इलेक्ट्रिक बिल कैसे फाइंड करना ये सिखाता हूँ। हाँ ठीक है, घर का इलेक्ट्रिक बिल कैसे फाइंड करते हैं। तो सी, कल अपन ने ऐसा लिखे थे ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या? यस, लिख सकते हैं। तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? पीटी उषा, पावर इंटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अब O2 क्या है? O2 का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी कमर्शियल यूनिट, बिजनेस वाले लोग, वो लोग ऐसा यूनिट फॉलो नहीं करते। इलेक्ट्रिसिटी वाले जो लोग आते हैं अपने घर में इलेक्ट्रिक का बिल देने और लाइन काटने, तो वो लोग जो रहते हैं वो ऐसा यूनिट को फॉलो नहीं करते। जैसे उनको पूछो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, तो पढ़े लिखे इंजीनियर बोलेंगे व्हाट है बोलेंगे, और लेकिन अपन बोलेंगे आप किलोवाट में क्यों गिनते फिर टाइम, तो ये पावर, तो वो किलोवाट में गिनते। हम बोलेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, तो वो लोग बोलेंगे सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम। लेकिन हम बोलते हैं आर में क्यों गिनते, HOUR आर में टाइम, तो बोलते हम गिनेंगे हमारी मर्जी। वो ऐसा यूनिट फॉलो नहीं करते। उसका भी रीजन है, मैं समझाऊंगा, उसमें भी 2 मार्क्स का क्यों रीजन पूछते हैं। तो सी, एनर्जी इज पावर अपॉन टाइम। अब समझो आपके घर में एक मिक्सर है, वो तो समझो आपके घर में मिक्सर है। हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज होती है उस पर लिखा हुआ रहता है कि वो कितने वॉट की या किलो वॉट की है। तो मान लो इस मिक्सर पर लिखा है कि ये 2 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का, और मिक्सर को लगातार बहुत देर यूज नहीं करना चाहिए, कॉइल जल जाता, हीट बन के H=I²RT। तो फिर भी लेकिन हमने बहुत अच्छा वाला मिक्सर लाया, इन्होंने बोले 1 घंटा भी लगातार चालू रह जाएगा तो भी ये चलेगा नहीं, मसाला बिल्कुल हो जाएगा 1 घंटे में, लेकिन ये जलेगा नहीं, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 1 घंटा तक ये मिक्सर चालू रख दिया। ग्राइंडर मसाला पीस रहा है, आलू और सॉरी आलू नहीं, इतना बेसिक नॉलेज मुझे है, प्याज लहसुन अदरक है ना, और कुछ होगा, तो ये इसके अंदर पीसा जा रहा है। तो क्या हो गया, हाँ लहसुन भी है, अभी बहुत महंगा चल रहा है। हाँ अदरक 240 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो। अच्छा तो अब सुनो, पावर इंटू टाइम है ना, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो पावर को हमने गिनना चाहिए वॉट में, ऐसा यूनिट,
लेकिन यहाँ जानबूझकर जब बिल कैलकुलेट करना तो हम किलोवाट में गिनते। तो कितने किलोवाट का है ये? 2 किलोवाट का। हमने कितने टाइम तक यूज करे? तो मान लो हमने 1 घंटा तक जला इसको, 1 घंटा मिक्सर चालू है लगातार, है ना। तो फिर क्या होगा? नंबर एक साइड लिख दो और यूनिट को दूसरे साइड मल्टीप्लाई कर दो, कोने में लिखते हैं HOUR, ऐसा। तो 2 1 किलोवाट इंटू आर, इसी को अपने इधर यूनिट बोलते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे घर में कितने यूनिट जलते हैं 1 महीने के, ऐसा पूछते हैं कोई लोग। हमारे घर में इस बार बहुत यूनिट जले, बहुत बड़ा बिल आया है वगैरह, यूनिट बोलते हैं लोग। तो वो यूनिट कौन सा रहता है उनसे पूछना है एक बार, है ना। तो वो यूनिट रहता है किलोवाट इंटू आर। तो 2 यूनिट, और क्या रेट चल रहा है? मेरे ख्याल से 7 रुपए पर यूनिट चल रहा है, 7 रुपीज पर यूनिट। तो 14 रुपए बिल आएगा। 1 घंटा मिक्सर चालू रख दोगे तो 14 रुपए बिल आएगा लगातार 1 घंटा। और मम्मी क्या करते? 5-10 मिनट में मसाला पीस लेते, 2-4 रुपए बिल आता होगा मुश्किल से। तो समझ में आया यूनिट। अब उनसे पूछा जाए कि ये 2 यूनिट क्यों दिया आपने, ऐसा यूनिट में क्यों नहीं बिल? नवनीत क्वेश्चन पूछती है, नवनीत डाइजेस्ट में क्वेश्चन है कि ऐसा यूनिट में यूनिट्स ऑफ एनर्जी, यूनिट जो है एनर्जी कौन सी है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट जो हम खर्च करते हैं उसका जो बिल आता है इलेक्ट्रिक बिल, वो 2 यूनिट ऐसा छोटे छोटे क्यों आता? यूनिट में क्यों आता? ये किलोवाट आर में क्यों गिनते हैं वो लोग? ऐसा यूनिट में गिनना चाहिए। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या मालूम है किसी को? जूल। तो जूल में बिल क्यों नहीं आता? तो आंसर सुनो, इसी को अपन जूल में लाके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है अपना? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तो दिस इज एनर्जी बरोबर पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू, पावर कितना है? 2 किलोवाट, और ऐसा यूनिट क्या है? वाट। तो क्या करना पड़ेगा? 2 किलोवाट यानी 2000 वाट। अब आ गया ऐसा यूनिट वाट। पावर टाइम में लिखे हमने, ऐसा यूनिट में लिखे वाट में, और टाइम काय में लिख रहे हैं हम? ऐसा यूनिट में। 1 घंटा है, आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? गलत, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और 1 दिन में 24 घंटे में 86400 सेकंड होते हैं 24 घंटे में। चलो सुनो, 2000 वॉट, और टाइम को भी हमने सेकंड में गिना क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या? सेकंड। अब ये क्या बनता है? 2000 इंटू ये, तो 36 2 72। मराठी मीडियम वाले बोलते हैं ना 72, येती नाही तो नहीं, ऐसे ही मजाक करते लोग। अच्छा सुनो, तो 36 2 72, और ये 3 जीरोस है और ये 2 जीरोस है, तो ये 1 2 3 4 5। और ये वॉट इंटू सेकंड क्या होता है? वॉट इंटू सेकंड क्या होता है? वॉट इंटू सेकंड करे तो क्या होता है? नहीं मालूम ना? सुनो, पावर इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आप? वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। पावर का ऐसा यूनिट वॉट, वर्क का ऐसा यूनिट जूल, और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड। अगर मैं इसको सेकंड को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वॉट इंटू सेकंड इज इक्वल टू क्या होगा? जूल। तो यहाँ क्या बच रहा है? इधर का वॉट और इधर का सेकंड। तो मैं ऐसा लिख सकता 72 लाख जूल। अब समझो आपके मम्मी ने मसाला पीसे और आपके मम्मी को आपके पापा ने डांट दिए। क्या बोले? एक घंटे से मैं नहा रहा था और मुझे मिक्सर की आवाज सुनाई दे रही थी। क्यों नहा नहीं सकते क्या? सोचते आइंस्टाइन के घर में तो एक बार मेहमान आए तो 5 घंटे बाद निकला था बाथरूम से नहा के। सोचते रहते ये लोग, सोच में डूबे रहते, है ना। ये साइंटिस्ट लोग जो रहते हैं इनको टाइम पता नहीं चलता, ये अपनी सोच में रहते, तो कितना टाइम बीत जाता। तो पापा बोले मुझे इतनी आवाज सुनाई दे रही थी बोले 1 घंटे से। तो पापा ने बोले, तो मम्मी बोले, तो पापा गुस्से में थे और पापा ने बोले 72 लाख जूल्स एनर्जी जल गई, बता उसका कितना बिल आएगा? तो मम्मी ने डंडा उठाए और बोले 2 यूनिट बिल आएगा, है ना। तो जब गुस्से में महंगाई बताना है किसी को तो ऐसा यूनिट में इतना बड़ा नंबर आता है।
है ना। अब देखो सिर्फ 2 यूनिट जलाए, तो अगर एसआई में गिनते थे तो 2 यूनिट के लिए 72 लाख आ गया। अब अपने घर में कम से कम 1 महीने के 100 यूनिट तो जलेंगे, तो 100 यूनिट जलेंगे तो फिर कितना आ जाएगा, कितने करोड़ अरब खरब जूल। एक पड़ोसी दूसरे को लगा मेरे घर में ना 50 करोड़ 5 लाख इतने करोड़ इतने लाख यूनिट जूल बिल आया है जूल, है ना। और ये यूनिट में दिल को झटका नहीं लगता, बस 2 यूनिट ठीक है। तो इसीलिए ये नंबर बड़ा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए यूनिट बड़ा यूज करते हैं, क्योंकि यूनिट बड़ा रहा तो नंबर छोटा दिखता ना। 1 किलो बोले, किसी को बोले 1 किलो शक्कर तो बोलते बस 1, बोला नहीं एक काम करो जाने दो 1000 ग्राम दो। 1000 अच्छा ठीक है, एक ही बात हो रही है। तो यूनिट छोटा यूज करेंगे ग्राम तो नंबर बड़ा हो जाता है, और यूनिट बड़ा यूज करें तो नंबर छोटा। तो नंबर छोटा दिखना चाहिए, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग जो बोटू वाले लोग हैं वो बड़ा यूनिट यूज करते हैं, समझ गए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज भी अपन बहुत करते हैं ना। अगर इतनी उसको अगर जूल में लिखने जाएंगे तो कोई करोड़ों अरबों खरबों होंगे, लोग जीरो ही नहीं गिन पाएंगे। उससे पहले हार्ट अटैक आ जाएगा किसी को, इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे तो उनका दिल चले जाएगा, है ना। होता ना भूकंप आया तो कोई बोलता मैं तो हिल गया, भूकंप आया मैं तो हिल गया, कोई बोलता मेरा दिल गया। भूकंप आने से दिल भी जाता ना, हार्ट अटैक भी होता ना, और कोई बोलता कोई मिल गया। भूकंप आया तो कोई मिल में जाके छुप जाता है, क्योंकि वहां बिल्डिंग कुछ गिरता नहीं ऊपर से, जान दो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। अब मैं ऐसा एक क्वेश्चन आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, लिखो। ये टेक्स्ट बुक में दिया है, लिखते क्या रेडीमेड है, आप सॉल्व करके बताओ। या कोई यहाँ आके सॉल्व करके बताते क्या, या तो नहीं, इतना करे जब आने का है। क्वेश्चन नंबर है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 61 और क्वेश्चन नंबर 12 का डी, क्वेश्चन नंबर 12 का डी, क्वेश्चन नंबर 12 का डी। और आज भी मेरी घड़ी में सेल नहीं डलवा सका मैं, तो 8:30 बज जाएंगे तो बाद में बता देना। 27 हुए, हाँ 3 मिनट बचे है ना, तो 3 और 5 8, 2 मिनट बचे तो 5 और 2 7 मिनट के बाद बता देना। एक क्वेश्चन करके छुट्टी कर देंगे। सी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का डी, और ये क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बोर्ड पे लिखो क्या क्वेश्चन। पहले आप जब तक सॉल्व करके देखो, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर आपको नहीं आएगा मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं डी थोड़ी है, हाँ हाँ डी है बराबर है। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ, आप सॉल्व करो साइलेंट रह के। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 2 hours डेली। रोज 2 घंटे कपड़े इस्त्री करते हैं। अरे हाँ, मुझे अभी अच्छा एक बहुत अच्छा रीजन याद आया जो नवनीत डाइजेस्ट में दिया है कि इलेक्ट्रिक प्रेस कैसे काम करती, उसके अंदर क्या रहता वो आपको समझाना पड़ेगा। उसका एक रीजन दिया 2 मार्क्स का। ये आजकल टाइम जल्दी बीत जा रहा ना, तो आपके पेरेंट्स को ना 5 मिनट लेट आया तो। अच्छा सुनो, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 watt इज ऑपरेटेड for 2 hours daily. What will be the electrical consumption? What will be the electrical consumption for the consumption? Expenses for that. Expenses for that. In the month of April. क्या? हाँ आप सोचते सर लिख क्यों रहे बिन फालतू? मैं इसलिए लिख रहा कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, कुछ भी होगा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, तो टेक्स्ट बुक नहीं रहेंगी, तो ये रिकॉर्डिंग में ये दिखना तो चाहिए क्वेश्चन। सिर्फ आंसर दिखेगा और लोग बोलेंगे ये काय का सॉल्व कर क्या क्वेश्चन था, इसलिए दिखना चाहिए इस रिकॉर्डिंग में, इसलिए लिख रहा हूँ। So an electric iron of 1100 watt is operated for 2 hours daily. What will be the electrical consumption expenses for that in the month of April? और ब्रैकेट्स में दिया है the electric company charges ₹5 per unit of energy.
जब 2018 में ये बुक प्रिंट हुई, पब्लिश हुई, तो उस समय 5 रुपए पर यूनिट चल रहा था, आजकल 7 रुपए पर यूनिट चल रहा है। तो क्या भाव से लगाते? 5 ही लगा देते अपन, 5 रुपए पर यूनिट। तो अप्रैल महीने का बिल निकालना है, कितना आता है? चलो जल्दी फाइंड करो, आपके घर का बिल है ऐसा समझ के फाइंड करो। मैं सॉल्व करूं? तो सी, क्या फॉर्मूला लिखे थे अपन ने? एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। और गोटू के हिसाब से पावर काय में गिनना चाहिए? किलोवाट में। सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो बाजू में। गिवन डेटा क्या गिवन है? पावर कितनी दिलेला है? 1100 वॉट, 1100 वॉट। लेकिन किलोवाट में कितना चाहिए? और किलो में कन्वर्ट करने के लिए कैसे डिवाइड करना पड़ता? 1000 से। तो ये हो जाएगा 1.1 किलोवाट। पावर कितना आया? 1.1 किलोवाट। टाइम कितना है? इधर का दिखता है ना इसमें? 2 hours. हाँ, टाइम इज, ध्यान से देखो, 2 आवर्स पर डे है ना। और कौन से महीने में यूज कर रहे हैं? अप्रैल। अप्रैल में 30 दिन रहते हैं या 35? 30। तो 30 डे। नहीं दिख रहा? क्वेश्चन ही मिटा था मुझे। आपको ही लिखूंगा, मेरा क्या है ना, ऊपर लिखो। तो इसके आगे का कहाँ लिखूंगा? हाँ, अब सुनो। ठीक, गिवन में चेंजेस करने पर कभी आधा मार्क मिलता है। तो पावर कितना दिया? 1100 वॉट। किलोवाट में करना है तो 1100 अपॉन 1000 किलोवाट, वो आ जाता है 1.1 किलोवाट। काटना जरूरी नहीं है। हाँ, आपको मजा आता होगा उसमें तो आप कर सकते हैं। टाइम 2 आवर्स पर डे इंटू अप्रैल में कितने डे? 30 डे। डे डिनोमिनेटर में, डे न्यूमरेटर में कैंसिल होगा, यूनिट कैंसिल। 2 आवर्स इंटू 30, 60 आवर्स। जानबूझ के टाइम ऐसा यूनिट इसमें फॉलो नहीं करते, बाकी हर जगह फॉलो करो। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करने वाला क्वेश्चन है तो उसमें टाइम को आवर में गिनना हमेशा और पावर को किलोवाट में गिनना हमेशा, बाकी हर जगह ऐसा फॉलो करना है। अब एनर्जी का फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल टू पीटी उषा, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू, पावर इज 1.1 किलोवाट इंटू टाइम इज 60 आवर्स। तो नंबर एक साइड 1.1 इंटू 60 किलोवाट इंटू आर, यूनिट का अलग मल्टीप्लाई। 1.1 इंटू 60, 66 किलोवाट इंटू आर, यानी क्या होता है? यूनिट करके देखो। 60 है ना, पॉइंट हट जाएगा, 11 6 66। तो 66 यूनिट चले। क्या भाव चल रहा है? 5 रुपए। तो इलेक्ट्रिक बिल फॉर अप्रैल महीने का बिल इज इक्वल टू क्या भाव से? 5 रुपए पर यूनिट और 66 यूनिट, तो 330 रुपए। चिल्लर का कुछ काम नहीं, 330 रुपए बिल आ रहा है। आपको पता है एक चीज, एग्जैक्टली ऐसा ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप 9th में सॉल्व कर चुके हैं। उसमें सिर्फ क्या डिफरेंस था मालूम है? पावर दिया था 1200 वॉट और टाइम दिया था 30 मिनट्स यानी 0.5 आवर। और मंथ का नाम क्या दिया था मालूम है? अप्रैल। हाँ, ऐसा दिया था। और ये हो जाता था 1.2 किलोवाट, डिवाइड करके बताना जरूरी नहीं। और ये हो जाता था 15 घंटे। और यहाँ कर देते थे आप कितना? 1.2 किलोवाट, और यहाँ कर देते थे 15 घंटे।
और ये हो जाता था 1.2 इंटू 15 और आंसर आता था 18। और उसने रेट भाव पूछने नहीं थे, बस कितने यूनिट जलेंगे ऐसे पूछे थे 9 के बुक में। आज ही 9 वालों को ये पढ़ा के आया मैं, है ना। और 9 वालों को पढ़ाया तो क्या किया मैंने मालूम है, ये एग्जाम्पल 9 वालों को पढ़ाया मैंने, और एक स्टूडेंट बैठा था बॉयज बैच का, उससे मैंने 10th की टेक्स्ट बुक मंगवाया साइंस 1 की, और 9th वालों को अभी जो आपको कराया ना क्वेश्चन मैंने, कौन सा वाला 12th का डी वाला, वो 9th वालों को आज करवा दिया मैंने। मैं बोला अगले साल तुमको ये रह सकता है अगर सिलेबस चेंज नहीं हुआ तो। समझ में हुआ तो हुआ, क्या समझ गई? अब छुट्टी।